शिमला की पहाड़ियों पर बसे छोटे से गांव कुफरी में शाम ढल चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक और अजीब सन्नाटा था। मैं करण अपने पुराने मकान में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान पर काले बादल घिर चुके थे। यह तूफान आने का संकेत था। तभी मेरे नौकर रमेश ने आकर कहा, साहब, ऐसा तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप खिड़कियां बंद कर लीजिए। मैंने उसकी बात मान ली और खिड़की बंद कर दी। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज थी, मुझे बचा लो, मैं यहां अकेली हूं, झील के पास पुराने बंगले में, तूफान आने वाला है। उसकी आवाज डर और हताशा से भरी थी। मैं घबरा गया। गांव में झील के पास का पुराना बंगला कुख्यात था। लोग कहते थे वह बंगला श्रापित है, पर मुझे इस कॉल ने बेचैन कर दिया। मैंने तुरंत अपना रेनकोट और टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा इतनी तेज थी कि छाता खोलना असंभव था। रास्ता कीचड़ से भरा था और मेरे जूते उसमें धंसते जा रहे थे। झील के पास पहुंचते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घने पेड़ों के बीच वह बंगला नजर आया। टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दीवारें और अंधेरे में डूबा वह मकान किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रहा था। दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उसे धकेल कर खोल दिया। अंदर सन्नाटा था, केवल तूफान की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी मुझे एक कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आई। कमरे में घुसा तो देखा, एक लड़की एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। वह कांप रही थी। तुमने फोन किया था? मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। तूफान में यहां से निकलना जरूरी है, यह जगह सुरक्षित नहीं है। तभी बाहर बिजली कड़की और उस कड़कड़ाहट में मुझे लगा कि मैंने किसी को खिड़की के पास देखा। यहां और कौन है? मैंने पूछा। लड़की घबराई हुई नजर आई। उसने कहा, कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। पर उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। मुझे लगा कि वह सच नहीं बोल रही। मैंने टॉर्च जलाई और कमरे के चारों ओर देखने लगा। तभी दीवार पर मुझे खून के धब्बे दिखे। यह क्या है? मैंने पूछा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे में एक डरावना सन्नाटा छा गया। तभी एक जोर की आवाज हुई। मैंने मुड़कर देखा तो वह लड़की अब वहां नहीं थी। कहां गई वह? मैं चिल्लाया। मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां जोर जोर से बज रही थीं। तभी मेरे कानों में किसी की हंसी गूंजी। वह हंसी इस दुनिया की नहीं लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहां वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे इस बंगले में मारा गया था। जो तूफान हर साल आता है वह मुझे आजाद करने आता है, लेकिन आज मैं किसी और को नहीं जाने दूंगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश ने माहौल को और डरावना बना दिया था। भागते भागते मैंने देखा कि झील का पानी उफान पर था। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। पीछे से वह लड़की मुझे पुकार रही थी, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, यह तूफान तुम्हारा अंत लेकर आया है। मैंने दौड़ते हुए अपनी टॉर्च फेंकी, जो सीधे उसकी ओर गई। टॉर्च गिरते ही एक तेज रोशनी निकली और वह लड़की गायब हो गई। सुबह का सूरज निकल चुका था। मैं किसी तरह गांव लौट आया। पुलिस और गांव वालों को यह बात बताई। गांव के बुजुर्ग ने कहा, हर साल तूफान के दौरान उस बंगले में कुछ न कुछ होता है। वह लड़की वहां मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। तुम खुशकिस्मत हो कि बचकर लौट आए। मैंने उस दिन के बाद कभी उस झील के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव लौटने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। वह लड़की कौन थी? वह अचानक कैसे गायब हो गई? क्या वह सच में कोई आत्मा थी या कोई और रहस्य? इन सवालों ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गांव पर पड़ रही थी, मैं रमेश के साथ झील की तरफ लौटने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगा जैसे उस रात कुछ छूट गया था, कुछ ऐसा जो कहानी का असली सच खोल सकता था। झील के पास पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि हवा में अभी भी तूफान का असर था। पानी के ऊपर हल्का हल्का धुआं सा तैर रहा था और वहां अजीब सी खामोशी थी। तभी रमेश ने डरते हुए कहा, साहब, आप यहां फिर से क्यों आए? ये जगह अपशकुनी है। मैंने अपने पिता से सुना था कि यहां जो भी आता है वह सुरक्षित नहीं लौटता। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और झील के किनारे बिखरी हुई चीजों की जांच करने लगा। तभी मेरी नजर एक टूटी हुई पुरानी जंजीर पर पड़ी। जंजीर पर कुछ लिखा हुआ था, MC। MC, इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने खुद से पूछा। रमेश ने कहा, यह तो किसी का नाम लगता है साहब, शायद उस लड़की का जो उस बंगले में मारी गई थी।
गांव लौटकर मैंने इस जंजीर के बारे में गांव के सबसे पुराने व्यक्ति पंडित हरिप्रसाद से पूछा। उन्होंने इसे देखते ही कहा, एमसी का मतलब है माधवी चौधरी। वह इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। 50 साल पहले उसकी हत्या इसी झील के पास हुई थी। लोग कहते हैं कि उसके मंगेतर ने उसे मारा था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली, बस उसकी चीखें जो तूफान में आज भी सुनाई देती हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, उसके मंगेतर का क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, कहते हैं उसने झील में कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बाद से ही हर साल उस तूफान में कोई ना कोई घटना होती है। कई लोग झील के पास गए और लौटकर नहीं आए। ऐसा लगता है जैसे माधवी की आत्मा अब भी न्याय की मांग कर रही है। उस रात मैं फिर से उस बंगले में जाने की तैयारी करने लगा। रमेश ने साथ आने से मना कर दिया। साहब, आप पागल हो गए हैं। वहां फिर से जाना मतलब अपनी जान से खेलना है। पर मेरे अंदर अजीब सा जुनून था। मैं अकेला ही चल पड़ा। झील के पास पहुंचते ही आसमान में बादल घिरने लगे। वह बंगला अब और भी डरावना लग रहा था। अंदर कदम रखते ही वही पुरानी गंध और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने टॉर्च जलाकर घर के हर कोने की तलाशी ली। तभी मुझे सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त दरवाजा दिखा। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर जंजीर लटक रही थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी मेरे कानों में फिर वही लड़की की आवाज सुनाई दी, यहां मत आओ, तुमने जो देखा वह तुम्हें नहीं देखना चाहिए। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैं ठहर गया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि यह तहखाना है। वहां जाने पर मुझे दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी नजर आई। तहखाने के बीच में एक लोहे का संदूक पड़ा था। उस संदूक पर ताले लगे थे। मैंने पास पड़ी एक लोहे की छड़ से ताले तोड़े। संदूक के अंदर एक पुराना डायरी और एक खून से सना दुपट्टा था। डायरी को खोलते ही उसमें पहला वाक्य लिखा था, मैं माधवी हूं, मेरी मौत एक रहस्य है, इस डायरी को पढ़ने वाला सच जान सकेगा। डायरी में लिखा था कि माधवी को उसके मंगेतर ने नहीं, बल्कि उसके चाचा ने संपत्ति के लालच में मारा था। उसके मंगेतर को दोषी ठहराया गया और उसने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। माधवी की आत्मा आज तक न्याय चाहती थी। तभी तहखाने में हवा और तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी मद्धम पड़ने लगी और फिर वही लड़की सामने खड़ी हो गई। तुमने मेरा सच जान लिया है, अब इसे सबके सामने लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। मैं डर और साहस के बीच झूल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारा सच सबको बताऊंगा। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगी। वह लड़की गायब हो गई और मैं किसी तरह बाहर भागा। अगले दिन मैंने पुलिस को सारी जानकारी दी। माधवी की डायरी और तहखाने में मिले सबूतों के आधार पर उसके चाचा के परिवार को गिरफ्तार किया गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस रात तूफान आया, लेकिन पहली बार तूफान में कोई अजीब घटना नहीं हुई। माधवी की आत्मा को शायद अब न्याय मिल गया था। पर मेरे मन में अब भी ये सवाल गूंजता है, क्या सच में ये सब खत्म हो चुका है, या उस झील और बंगले में अब भी कोई रहस्य छिपा हुआ है? ये कहानी केवल तूफान की नहीं थी। ये इंसानी लालच, अपराध और न्याय की एक जटिल गुत्थी थी जो प्रकृति के साथ साथ इंसानी आत्मा को भी झकझोर देती है।